So, a very good evening to both of you once again. Today we will study chapter 5A of Indian Penal Code 1860. और कल एक नेट पे मैं सर्च कर रहा था, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर लिखें. फ्रॉम विच डेट दिस IPC 1860 what we are studying, from which date this IPC got enforced in India. IPC 1860 जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंडिया में कौन सी डेट से एनफोर्समेंट में आया, ये डेट में चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें. एक बहुत ही यू कैन से बेसिक क्वेश्चन है और जिसका नॉलेज सबको होना ही चाहिए, जो भी हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं. कौन सा एक्ट कौन सी डेट पे एस्टेब्लिश हुआ, कौन से डेट से एनफोर्समेंट में आया, तो ये नॉलेज में होना ही चाहिए. मोहिनी ने लिखा है, ओके, मोहिनी का एक आंसर आया है जी. अभिषेक, मैं चाहूंगा आप भी आंसर में लिखें. आपको क्या लगता है? मोहिनी ने लिखा है 1 जनवरी 1862 is the date of enforcement of Indian Penal Code which was enacted in 1860 on particularly on 6th October 1860 को जो एक्ट इनेक्ट हुआ था उसका एनफोर्समेंट हुआ था 1 जनवरी 1862 से. and actually this is a absolutely correct answer. Okay, Abhishek is also giving the same answer, so it is actually a correct answer. So very good. तो इस IPC का चैप्टर नंबर 5A हम पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर नंबर 5A जो है ये इंसर्ट किया था कब? दिस चैप्टर 5A was inserted by an amendment to IPC in 1913. आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इट इज मेंशन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. और याद रख सकते हैं दैट इज दिस चैप्टर 5A which relates to criminal conspiracy was inserted in original IPC in 1913. 1913 में अमेंडमेंट के थ्रू इस चैप्टर को ऐड किया गया था. इस चैप्टर में टोटल 2 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B. सेक्शन 120A डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और सेक्शन 120B बताता है कि उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट कितना होगा. फाइन. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, that is what is the definition of criminal conspiracy given under section 120A. Definition of criminal conspiracy: when 2 or more persons agree to do or cause to be done. या तो वो आपस में खुद एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं. एग्री टू डू मीन्स वो खुद एक्ट परफॉर्म करेंगे, इस बात के लिए उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, एग्री टू डू. और कॉज टू बी डन, यानी आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, खुद एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, करवाएंगे किसी और से. कॉज टू बी डन किसी और से करवाएंगे, लेकिन एग्रीमेंट आपस में उनके खुद के हो रहा है. ठीक है. सो व्हेन 2 और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, अब किस बात के लिए? एन इलीगल एक्ट. तो या तो कोई एक इलीगल एक्ट परफॉर्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं वो, और ये एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल, रिटन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कैसा भी हो सकता है. ठीक है. तो या तो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट विच इज डन बाय इलीगल मीन्स. ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है, तो इलीगल नहीं है तो सिंपली लीगल हुआ. एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स. अगर कोई इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाएगा. और अगर कोई ऐसा एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट विच हैव टू बी डन बाय इलीगल मीन्स, सच एन एक्ट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सच एन एक्ट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब ये जो सबसेक्शन 2 है, इसे मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि कई बार ये आता है कि जब एक्ट ही इलीगल नहीं था तो फिर मींस इलीगल कैसे हो सकते हैं. तो सपोज करें एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में सूट चल रहा है, इविक्शन सूट चल रहा है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में मकान खाली करवाने का, और कोर्ट जो है, रेंट ट्रिब्यूनल जो है, वो लैंडलॉर्ड के फेवर में डिक्री पास कर देते हैं. लैंडलॉर्ड के फेवर में डिक्री पास कर दी उन्होंने कि भाई ये मकान खाली करके दिया जाए. अब जो किराएदार है, जो टेनेंट है, ही रिफ्यूज टू वेकेट द हाउस. वो बोले नहीं, मैं तो नहीं कर रहा खाली. अब लैंडलॉर्ड के पास में 2 ऑप्शन है.
पहला ऑप्शन लीगल मीन्स, जो मकान खाली करवाया जाना है क्या वो इलीगल एक्ट है? नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड के हाथ में डिक्री है फॉर इविक्शन, तो अब वो पूरी तरह से लीगल होगा मकान खाली करवाना। लेकिन मकान मालिक के पास में दो ऑप्शंस हैं, पहला दो मीन्स हैं। पहला मीन्स कि वो इविक्शन की डिक्री जो आई है उसके एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग अंडरटेक करे, लीगल प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। खाली करवाने के लिए भी उसको फिर से लीगल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन के 4 किराए के गुंडे बुलाए और मकान खाली करवा ले। तो पहला मीन्स मैंने क्या बताया आपको, दैट जो डिक्री आई है उसके एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन सूट फाइल करना पड़ेगा, दैट इज एन लीगल मीन्स। और 4 गुंडे किराए के बुलवा के और उनसे वो मकान खाली करवा लिया, दैट इज एन इलीगल मीन्स। तो उसने जो मकान खाली करवाया वो पूरी तरह से लीगल एक्ट था, लेकिन जो मीन्स उसने यूज किया, अगर सेकंड ऑप्शन चूज करता है, दैट विल बी एन इलीगल मीन्स। तो ये बात आती है, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट हैव बीन डन बाय इलीगल मीन्स, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कवर हो जाएगा अगर उसके लिए एग्रीमेंट किया है 2 और मोर पर्संस ने आपस में। अब एक चीज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट no agreement except an agreement to commit an offense shall be amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। यानी कि अगर कोई दो या उससे ज्यादा लोग आपस में बैठ के एग्रीमेंट करते हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या फिर किसी इलीगल मींस के थ्रू एक्ट को करने के लिए, लेकिन अपनी उस एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। आई रिपीट, अपने उस एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर वो उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कुछ ना कुछ एक्ट, चाहे वो दोनों करें या फिर दोनों में से कोई एक करे, some act must have been done by one or more of the parties to such agreement in pursuance thereof। उस एग्रीमेंट के परसुएंस में कुछ ना कुछ एक्ट परफॉर्म जरूर होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 120A की डेफिनेशन में फॉल करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन के लिए। सो द एक्सप्लेनेशन सेज दैट it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। जो एक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो इलीगल एक्ट परफॉर्म किया गया है, वो उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट था या उसका ऑब्जेक्ट नहीं भी था, दोनों ही कंडीशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आपस में एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके कुछ आपने इलीगल एक्ट परफॉर्म किया, it means you will fall under the definition of section 120A of criminal conspiracy। अब बात ये आती है कि जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा है उन्हें पनिशमेंट कितना मिलेगा। सेक्शन 122 स्पेसिफाइज अबाउट द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखते क्या है। whoever is a party to a criminal conspiracy, यानी कि 2, 4, 6 जितने भी लोग थे, चाहे उसमें से एक्ट सेलेक्टेड नहीं परफॉर्म किया हो, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है ना प्रोवाइडेड में डन बाय वन और मोर, जरूरी नहीं कि सब करें। सो अगर उनमें से किसी ने भी किया है, सो whoever is a party to the criminal conspiracy to commit an offense punishable with death। अब ऐसी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, ऐसे किसी ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, या फिर किसी ऐसे इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था जो कि कम से कम 2 years से ज्यादा वाला हो। ठीक है, shall where no express provision is made in this act in this code for the punishment of such a conspiracy be punished in the same manner as if he had abated such offense। तो उसको सेम उसी तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा जैसा कि अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। तो कल हमने अबेटमेंट के बारे में पढ़ा था ना, सेक्शन 107 में अबेटमेंट की डेफिनेशन थी, और मैंने अभी अभी आपको बताया था आज क्लास के स्टार्टिंग में कि सेक्शन 109 जो है, सेक्शन 109 बताता है कि अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर एक्ट परफॉर्म हो गया तो कितना पनिशमेंट होगा,
इक्विवेलेंट टू द ऑफेंस अबेटेड। और सेक्शन 115 और 116 हमने कल पढ़े थे कि अगर अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। उसके लिए फिर डिफरेंट कैटेगरीज थी, 7 ईयर्स भी था, 14 ईयर्स भी था, और अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसके हिसाब से। तो बात ये आती है कि अगर कोई ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई जिस ऑफेंस में या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, या फिर डेथ सेंटेंस था, या फिर एनी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और अपवर्ड था, तो ऐसे को बिल्कुल सेम उसी मैनर में ट्रीट किया जाएगा, पनिशमेंट सेम पनिशमेंट which if he had abated such offense, any punishment के लिए आप सेक्शन 109, 115 और 116 को पिक्चर में ले आएंगे। फाइन। सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है, whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid। तो punishable as aforesaid का क्या मतलब है, कोई भी ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है जो 2 ईयर्स तक ही पनिशेबल है, क्योंकि ऊपर तो क्या लिखा था, पनिशमेंट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स और अपवर्ड्स। तो ऐसे कोई ऑफेंसेस जो 2 ईयर से कम वाले पनिशमेंट मिल सकता है वो किस में आएंगे, वो सब सेक्शन 2 में फॉल करेंगे। उसके लिए क्या लिख रहा है, shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। तो ऐसा कोई ऑफेंस था जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो 2 ईयर से कम वाला था, और ऐसे ऑफेंस के लिए अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसमें जो पनिशमेंट मिलेगा वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का ही होगा। इवन पर्सन के ऊपर सिर्फ फाइन लगा के भी उसे रिलीव किया जा सकता है। ये था सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B। अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप 3 लोग अभी हैं क्लास में, तीनों लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, सही या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई जरूर करें क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन मेरा यह है कि हम जो ये लिख रहे हैं 2 ईयर्स और अपवर्ड्स, तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें या तो 2 ईयर्स या अपवर्ड का जो पनिशमेंट होता है, ऐसे ऑफेंसेस को कौन सी कैटेगरी ऑफ केसेस में काउंट किया जाता है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर्स या अपवर्ड हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या डेथ सेंटेंस हो, उसे हम किस तरह के केसेस में कवर करते हैं। अभिषेक सेज वारंट केसेस, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, मोहिनी सेज वारंट केसेस। ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपको ये ध्यान ही होगा वारंट केसेस की डेफिनेशन हमें कहाँ दे रखी है, हमें इस कोड के चैप्टर नंबर 2 के में वारंट केसेस की डेफिनेशन गिवन है। कहाँ, सॉरी, हमें वारंट केसेस की डेफिनेशन सीआरपीसी में गिवन है। सीआरपीसी में सेक्शन 2X में हमें डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है, और समन्स केसेस की डेफिनेशन हमें सीआरपीसी के 2W में देखने के लिए मिलती है। फाइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज चैप्टर 5A ऑफ इंडियन पीनल कोड। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर किसी के हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 124A अपनी कल की क्लास में।